नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में बीएससी बीएड थर्ड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर में डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट बायोलॉजी में पार्ट 8वां या पार्ट 8 शुरू कर रहे हैं। और डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर आज अपना टॉपिक है। तो हमने डेवलपमेंट बायोलॉजी को पढ़ लिया, उसका इतिहास देखा, उसके बारे में अपने देखा कि डेवलपमेंट जब होता है तो एम्ब्रियोलॉजी के कारण जो है एम्ब्रियोलॉजी में जो कौन कौन सी अपने स्टेप्स हैं वो आते हैं, या यूँ कह सकें कि एम्ब्रियोलॉजी जब डेवलपमेंट होता है तो कौन कौन से अवस्थाएं उसमें आती है, जैसे मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, उसके अलावा ऑर्गेनोजेनेसिस है, ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, ये सब चीज़ें आती है। तो कल अपने इसके बारे में देख लिया था। आज अपने देखते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर क्या है। अब देखिएगा कि विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उनका हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उनका उपयोग है। जैसे हमने अगर जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स में हम देखते हैं कि हमारे जीन कैसे होते हैं, कैसे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर देखने का प्रयास करते हैं, वो किस प्रकार से शरीर के अंदर अपना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पूरा करते हैं। उसके अलावा यदि हम देखें इन्वायरमेंट बायोलॉजी, तो इन्वायरमेंट बायोलॉजी में हम देखते हैं कि हम पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के कौन कौन से घटक है, वो कैसे प्रभावित करते हैं, किस प्रकार पर्यावरण के घटकों को के अंदर कमी या वृद्धि हो रही है। तो ये कहने का मतलब ये हर जो बायोलॉजी के अंदर हर जो शाखा है, ब्रांच है, उसका अपना अपना उपयोग है। वैसे ही डेवलपमेंट बायोलॉजी में हमने ये तो जान लिया कि डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है जिसमें भ्रूण बनता है, वृद्धि, विकास, युग्मन जैसी सारी घटनाएं चलती रहती है। अब ह्यूमन वेलफेयर का मतलब यहाँ पर क्या है कि डेवलपमेंट बायोलॉजी का उपयोग करके किस प्रकार से हम जो मनुष्य कल्याण है या मानव कल्याण है उसमें अपने फायदा कर सकते हैं, या किस प्रकार मानव कल्याण कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं, तो पहला जो अपना है वो है टेरेटोजेनेसिस। विरूप जनन। अब टेरेटोजेनेसिस क्या होता है कि टेरेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे हम देखते हैं कि भ्रूणीय अवस्था के अंदर लगभग 2 या 3% ऐसी घटनाएं होती हैं कि कुछ भ्रूणीय अवस्था के अंदर बच्चे क्या होते हैं कि वो विरूप होते हैं, यानी वो अपने सामान्य आकार आकृति के नहीं होते हैं। तो उन बच्चों को हम क्या कहते हैं, टेरेटोजन या विरूप जन कहते हैं, या विरूप बच्चे कहते हैं। और जो एलिमेंट्स इस विरूपता का मतलब क्या है कि एक तरीके से ये कह देना कि एक सामान्य बच्चे का पैदा नहीं होना क्या कहलाता है, विरूपता या विरूप जनन कहलाता है। और वे सभी कारक जो विरूप जनन को प्रेरित करते हैं उन्हें टेरेटोजन कहते हैं, टेरेटोजन कहते हैं। और टेरेटोजन कोई भी रसायन हो सकता है, कोई भौतिक पदार्थ हो सकता है, कोई भी बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। तो उनसे विकृत बच्चे जो उत्पन्न होते हैं उनका उत्पन्न होना विरूप जनन कहलाता है। और ये लगभग 2 से 3% बच्चे होते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। अब देखिएगा कि विरूप जनन की यदि हम बात करें तो डेवलपमेंट बायोलॉजी और विरूप जनन का क्या संबंध है। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी के द्वारा हम विरूपता को देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट बायोलॉजी के द्वारा यदि हमने विरूपता को देखा तो क्या है कि हमें पता लग जाता है कि ये बच्चा सामान्य पैदा नहीं है, तो हम उसको एबॉर्शन, सरकार के नियमों के अनुसार उसका एबॉर्शन कर उस बच्चे को जन्म लेने से रोक सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे सामान्य बच्चे नहीं होंगे। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी में जो एम्ब्रियोलॉजी है उसको देख करके, उस भ्रूण का अध्ययन करके, उस भ्रूण की अवस्थाओं का अध्ययन करके हम उस विरूपता को देख सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, पश्चिमी जर्मनी में 1960 में थैलिडोमाइड औषधि के उपरांत बिना भुजाओं वाले बच्चे विकसित हुए। थैलिडोमाइड औषधि की बात हो रही है 1960 में जर्मनी में। तो वहाँ क्या हुआ कि थैलिडोमाइड औषधि है उसका वहाँ के महिलाओं के द्वारा एज ए मेडिसिन के रूप में उपयोग किया जाता था 1960 में। तो जो बच्चे, जिस गर्भवती महिला ने थैलिडोमाइड का उपयोग किया, तो उस थैलिडोमाइड के उपयोग से उस महिला ने जब बच्चे को जन्म दिया तो वो विरूप थे। विरूप का मतलब उनमें बिना भुजाओं वाले बच्चे विकसित हुए या कम विकसित भुजाएं थी। उसके अलावा हम और भी देखते हैं समाज के अंदर की कई जो महिलाएं हैं, ये जैसे हम कई प्रकार के उत्तेजक पदार्थ लेते हैं,
कैफीन है, उसके अलावा मॉर्फिन है, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, उसके अलावा अल्कोहल का सेवन किया जाता है और हेरोइन है। ये सभी मादक पदार्थ यूज़ किए जाते हैं कई बार गर्भवती महिलाओं के द्वारा। तो इनके उपयोग करने से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो विरूप बच्चे उत्पन्न होते हैं, या इस घटना को विरूप जनन कहते हैं, टेरेटोजनन कहते हैं। और ये सभी पदार्थ टेरेटोजन कहलाते हैं। जो सभी कारक, चाहे वो थैलेडोमाइड हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे मॉर्फिन हो, चाहे हेरोइन हो, ये सभी पदार्थ जो कि विरूपता को उत्पन्न करते हैं उनको टेरेटोजन या विरूपक कहते हैं। और विरूपक जो हैं वो अपना प्रभाव दर्शाते हैं। अब क्या है कि हम डेवलपमेंट बायोलॉजी से हम उसका पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा सामान्य बच्चा, जो बच्चे का परिवर्तन हो रहा है वो सामान्य है या ये विरूपक है। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी से यदि कोई विरूपक बच्चा उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम जन्म लेने से रोक सकते हैं। उसके अलावा यदि हम आगे बात करें, जो सेकंड जो इसका उपयोग है, रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी। अब रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो देखिएगा क्या होता है कि डेवलपमेंट बायोलॉजी चूंकि एम्ब्रियोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो हम रिप्रोडक्शन का मतलब हम समझते हैं किसी जीव के द्वारा अपने समान नए जीव का निर्माण करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी अपने समान नए जीव का निर्माण करना। तो क्या होता है कि जैसे आज हम डेवलपमेंट बायोलॉजी से का सहारा लेकर के, जैसे यदि कोई महिला या पुरुष ऐसा है जो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहा है, तो हम जैसे IVF तकनीक है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो नर के और मादा के जो शुक्राणु और अंडाणु को लेकर के परखनली में निषेचन कराया जाता है, जिसको हम परखनली निषेचन भी कहते हैं, परखनली निषेचन, या जिसको हम कह सकते हैं परखनली शिशु का निर्माण किया जा सकता है, शिशु। तो जिससे जो बंध्यता होती है नर और मादा के अंदर, किसी कारण से बंध्यता यदि है, इनफर्टिलिटी यदि है, तो उसको फर्टिलिटी में चेंज किया जा सकता है। तो IVF जो तकनीक है वो डेवलपमेंट बायोलॉजी की देन है। अच्छा, निषेचन करा करके हम फिर क्या कर सकते हैं कि उसको हम भ्रूण को वापस मादा के शरीर में हम प्रत्यारोपित कर सकते हैं। और जो IVF तकनीक है इससे हम जो क्या कह सकते हैं कि बंध्यता है उसको दूर किया जा सकता है। उसके अलावा हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके भी किसी भी मादा को हम जननक्षम बना सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में भ्रूण का स्थानांतरण किया जा सकता है। अब भ्रूण का स्थानांतरण है, अब भ्रूण को देखना, भ्रूण की कौन सी अवस्था को स्थानांतरित किया जाना है, तो वो सारा हम किसने ये बात बताई हमें? ये डेवलपमेंट बायोलॉजी ने बताई। अब ह्यूमन वेलफेयर का मतलब ये हो गया कि मान लो जिन माता और पिता संतान को जन्म नहीं दे सकते, उनका हम डेवलपमेंट बायोलॉजी की IVF तकनीक का उपयोग करके उनको जननक्षम बना सकते हैं या उनके द्वारा नई संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि आप स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है, फर्टिलाइजेशन है, उसके अलावा जाइगोट फॉर्मेशन है, तो ये सारी घटनाएं हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और डेवलपमेंट बायोलॉजी ने हमें इन घटनाओं के बारे में बताया जिससे हम ह्यूमन वेलफेयर में इसका उपयोग कर रहे हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जो हमारे पशु हैं, उन पशुओं में भी क्या होता है कि हम ऐसी किस्मों या ऐसी जातियों का विकास किया है जो अधिक हमारे लिए, मानव के लिए उपयोगी होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो अधिक दूध देने वाली, अधिक हष्ट-पुष्ट ऐसे हमने गाय है, भैंस है, उनका विकास रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी तकनीक द्वारा किया है। उसके अलावा यदि हम बात करें कैंसर आपको पता है एक ऐसा रोग है कि जिसमें हम किसी भी जंतु की कोई भी कोशिकाएं जो है अनियमित और अनिर्धारित रूप से विभाजन शुरू कर देती है, जिसके द्वारा कैंसर जो है वो गांठ के रूप में भी हो सकती है, ब्लड कैंसर भी हो सकती है, और कैंसर जो है वो सूद्रम भी हो सकती है, दूधरम भी हो सकती है। एक स्थान पर भी वो गांठ बनी रह सकती है। कई बार वो जो गांठ का कोई भी सेल है या कोई भी भाग टूट करके ब्लड की सहायता से दूसरे अंग में चला जाता है, वहाँ पर भी वो अनियमित और अनिर्धारित कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैंसर की परिभाषा तो ये अपने मैंने बताई थी आपको। अब क्या है डेवलपमेंट बायोलॉजी? अब चूँकि अब हम क्या है कि डेवलपमेंट बायोलॉजी में हमने देखा कि हम हर अवस्था का अध्ययन करते हैं, चाहे वो भ्रूणीय अवस्था हो या भ्रूणीय अवस्था के बाद की अवस्था, चाहे शिशु अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, प्रौढ़ अवस्था,
किशोर अवस्था चाहे वृद्ध अवस्था, कोई अवस्था उसका अध्ययन करते हैं। अब जो कैंसर जैसे कोशिकाओं का विभाजन है किस प्रकार हो रहा है और वो किस प्रकार से अपना जो ट्यूमर बन रहे हैं वो सूद्रम है दूद्रम है, तो उनका अध्ययन भी हमने किसमें किया, इस डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर किया है। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो कैंसर सेल है उनको हटा सकते हैं, हटा करके एक सामान्य जीवन यापन मरीज के द्वारा किया जा सकता है। तो ये डेवलपमेंट बायोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर में बहुत अच्छा योगदान है। उसके बाद में यदि हम बात करें एजिंग, जीर्ण, एजिंग या जीर्ण की बात अगर हम करें तो जीर्ण का मतलब क्या होता है कि समय के साथ होने वाले जीव की कोशिकाओं में जो परिवर्तन है उनको जीर्ण कहा जाता है या एजिंग कहा जाता है। यानी समय के साथ साथ है जो जीव की शरीर की कोशिकाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि जैसे कोशिका विभाजन चलता है तो बच्चा जब जन्म लेता है, लेने के बाद में कुछ वर्षों तक उसके अंदर कोशिका विभाजन सामान्य रूप से चलता रहता है। कहीं कभी सामान्य प्रारंभिक अवस्था में अधिक होता है, उसके बाद में धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। उसके बाद में जो कोशिका विभाजन है जैसे जैसे प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था की हो जाती है तो कोशिका विभाजन जो है थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि शरीर के जो अंग हैं वो थोड़ा थोड़ा काम करना कम कर देते हैं। फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि वो कोशिका विभाजन जैसी घटनाएं रुक जाती है, रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी जो परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि जीर्ण का मतलब क्या है कि जो जंतु, कोई भी जंतु है या कोई भी मनुष्य है उसके अंदर क्या है, समय के साथ होने वाली कोशिकाओं में जो परिवर्तन है उनको हमने जीर्ण कहा। अब देखिए कोशिका विभाजन क्या सभी कोशिकाओं में एक जैसा रहता नहीं रहता, तो समय के साथ उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो ये घटनाएं क्या कहलाती है, जीर्ण कहलाती है। अब देखिएगा डेवलपमेंट बायोलॉजी में हमने डेवलपमेंट बायोलॉजी ने हमें बताया कि जीर्ण के दौरान या एजिंग के दौरान शरीर की कोशिकाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि एक चीज़ और है जेरेंटोलॉजी, जीर्ण विज्ञान। जेरेंटोलॉजी क्या है, जिस विज्ञान की वैशाखा या जीव विज्ञान की वैशाखा या जूलॉजी की वैशाखा जिसके अंदर एजिंग और एजिंग से संबंधित कोशिकाओं, उसके अंदर एजिंग फैक्टर्स का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी या जीर्ण विज्ञान कहते हैं। अब देखिएगा कि मैं आपको बता देता हूँ कि तेजी से विभाजन करने वाली या अविभेदित कम जो उत्तक कोशिकाएं होती हैं उनमें जीर्ण का प्रभाव कम होता है। यानी कि तेजी से विभाजन जो करती है वो कोशिकाएं या अविभेदित कोशिकाएं जो होती हैं उनमें जीर्ण का प्रभाव कम दिखाई देता है। उसके अलावा जो कोशिकाएं कम विभाजन करने वाली या विभाजन न करने वाली विभेदित कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर जीर्ण का प्रभाव क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। जैसे हमारी तंत्रिका कोशिकाएं, जब तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर कोशिका विभाजन जैसी घटनाएं नहीं पाई जाती तो उन कोशिकाओं के अंदर जीर्ण का प्रभाव क्या होता है, अधिक दिखाई देता है। उसके अलावा हम बात करते हैं अगला जो तो एजिंग के अंदर क्या मतलब हुआ यहाँ पर वेलफेयर का, डेवलपमेंट बायोलॉजी का, तो मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जो जीर्ण की जो घटना शरीर में चलती है उसके बारे में हमें डेवलपमेंट बायोलॉजी ने बताया है, क्योंकि हमने डेवलपमेंट बायोलॉजी से ये देखा है कि कोशिकाओं में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं पूरे जीवन के दौरान। तो वो बात हमें किसने बताई, डेवलपमेंट बायोलॉजी ने। तभी हम ये जान पाए कि धीरे धीरे कोशिका विभाजन कम हो जाता है और एक समय में बंद हो जाता है। तो ये बात जीर्ण, ये घटना जीर्ण कहलाती है। ये बात हमें किसने बताई, डेवलपमेंट बायोलॉजी ने। अगला जो फायदा है वह है क्लोनिंग। क्लोनिंग कहते हैं। अब क्लोनिंग जो है, क्लोनिंग का अर्थ क्या होता है कि क्लोनिंग का अर्थ होता है जैसे पेड़ की शाखाएं। क्लोनिंग का जो अर्थ होता है लेकिन भाषा में क्या अर्थ होता है, पेड़ की शाखाएं। अब होता क्या है कि जैसे अपने पास एक पेड़ की बहुत सारी शाखाएं हैं, अब उनको हम पहचान नहीं पाते कि भी कौन सी शाखा कैसी है, क्योंकि सब शाखाएं आकार आकृति में क्या होती हैं, समान होती है। तो वैसे यदि क्लोनिंग की बात करें तो क्लोनिंग भी डेवलपमेंट बायोलॉजी की देन है, क्योंकि क्लोनिंग, अब प्रोसेस क्या होता है क्लोनिंग में, क्लोनिंग में क्या होता है, पहली बात तो जो जनक होता है, जो संतति होती है वो जनक के हूबहू समान होती है, जनक के समान होती है, आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, जनक के समान होती है। तो अब कारण क्या है उसका, क्योंकि देखिएगा कि जब लैंगिक जनन की घटना, ये वैसे एक तरीके से अलैंगिक जनन होता है क्लोनिंग। लैंगिक जनन में तो क्या होता है कि नर और मादा युग्मक क्या करते हैं, संयोग करते हैं। करने के बाद में उनमें क्या होता है कि दोनों नर और मादा दोनों के लक्षणों का केंद्र को दोनों के केंद्र संलिहित होते, संलिहित होने से दोनों के जो लक्षण है वो एक साथ आ जाते हैं, जिसके कारण संतति में आधे लक्षण माता के आते हैं, आधे पिता के आते हैं। तो उससे पहले भी क्या होता है, जब शुक्राणु निर्माण और अंडाणु निर्माण की जब घटनाएं होती हैं तो उस दौरान क्या होता है कि
प्रोफेज फर्स्ट के अंदर लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस के जैसी जो घटनाएं होती हैं या जो सब स्टेजेस होती हैं अर्धसूत्री विभाजन की, तो अर्धसूत्री विभाजन की इन अवस्थाओं में क्या होता है कि एक तो जीन विनिमय जैसी घटना होती है, क्रॉसिंग ओवर जैसी घटनाएं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि नए जीन या प्रारूप उत्पन्न होती हैं, तो जिसके कारण नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो जब लैंगिक जनन की घटनाएं होती हैं, लैंगिक जनन होता है तो ये सारी घटनाएं चलती हैं, प्लस में नर और मादा युग्मकों का संलयन भी हो रहा है, जिससे संतति के अंदर नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो लैंगिक जनन में तो ये सब कुछ होता है, परंतु क्लोनिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। क्लोनिंग क्योंकि एक हम ये कह सकते हैं अलैंगिक जनन के समान घटना है। इसमें क्या होता है, कोई भी जनक की कायिक कोशिका है उसका केंद्रक निकाल करके, क्योंकि कायिक कोशिका का केंद्रक 2n होता है, उस केंद्रक को लेकर के किसी भी जनक कोशिका के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, या यूँ कहते हैं कि एक तरह से जाइगोट बना लिया जाता है। उस 2n सेल को लेकर के एक जाइगोट तैयार कर लिया जाता है। वो जो जाइगोट तैयार हुआ है वो कायिक कोशिका से तैयार हुआ है, और वो जाइगोट जो है तैयार होकर के नए जब जीव का निर्माण करता है तो उसके अंदर वही लक्षण आते हैं जहाँ से आपने वो कोशिका ली है। दूसरी बात, इसके अंदर दो जनकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको कोई भी एक जनक का शरीर की कोई भी कोशिका लेकर के नए जीव का निर्माण कर सकते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, क्लोनिंग। अब क्लोनिंग की जो देन है वो किसकी देन है, डेवलपमेंट बायोलॉजी की। और जो सबसे पहला क्लोन तैयार किया गया था अपने ये तैयार किया गया था यान विल्मुट ने डोली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया था इसी विधि से। यान विल्मुट ने डोली भेड़ का क्लोन तैयार किया, सबसे पहले क्लोन तैयार किया था। अब देखो कि क्लोनिंग का मतलब यही हो ना कि किसी भी जंतु के शरीर की कोई भी कायिक कोशिका को लेकर उसका केंद्रक निकाल करके जनन कोशिका में स्थापित कर दिया जाता है, तो वो जनन कोशिका जाइगोट की तरह बिहेव करते हुए नए जीव का निर्माण करती है, और वो जीव हूबहू जिससे आपने कायिक कोशिका ली उस जनक के समान होता है। तो ये घटना क्या कहलाती है, क्लोनिंग। उसके बाद में यदि हम इसका अगला जो देखें पेस्ट नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल में डेवलपमेंट बायोलॉजी का अगला जो उपयोग है वो है पेस्ट कंट्रोल। अब पेस्ट कंट्रोल क्या होता है ये भी आपको बताता हूँ। पेस्ट का मतलब क्या होता है, वे सभी कीट जो खेतों में हमें हानि पहुंचाते हैं उन्हें पेस्ट कहा जाता है। पेस्ट कंट्रोल करने के लिए हम क्या है कि डेवलपमेंट बायोलॉजी ने हमें बहुत अधिक सहारा प्रदान किया, क्योंकि डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ते हैं। अब एम्ब्रियोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है कोई भी कीट का, तो उसके अंदर हमें पता है कि अंडा, लार्वा और वयस्क, ये अवस्थाएं आती हैं, अंडा, लार्वा और वयस्क। और वयस्क वापस अंडा देता है, अंडे से फिर लार्वा और लार्वा से वयस्क। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट बायोलॉजी में जब हम एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ते हैं तो कोई भी कीट की हम जननिक अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अब जननिक अवस्थाओं का जब अध्ययन करते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि कौन सी अवस्था किस समय कौन से मौसम में परिपक्व होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से उसका चाहे रासायनिक इलाज हो चाहे जैविक इलाज हो करके उस कीट को नष्ट कर सकते हैं, ताकि हम अपनी फसल का हानि होने से बचा सकें। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, पेस्ट कंट्रोल। और हमने उस कीट की विभिन्न भ्रूणीय अवस्थाओं का अध्ययन किया एम्ब्रियोलॉजी में, और एम्ब्रियोलॉजी को हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी ने हमें कीटों को नियंत्रित करना सिखा दिया। जैसे अभी एक लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी टिड्डियाँ आई है हमारे। अब टिड्डियाँ तो आ तो गई, पर अब हमें ये पता है कि अब टिड्डियों के जो अंडे हैं वो भी हमारे ज़मीनों के अंदर, मिट्टी के अंदर पड़े हैं, खेत के अंदर। तो हमने क्या किया कि ये बात हमें डेवलपमेंट बायोलॉजी ने बताई है, तो डेवलपमेंट बायोलॉजी के हिसाब से हमने उन अंडों की पहचान करना सीख लिया कि अंडे किस प्रकार के होते हैं। जैसे टिड्डी के अंडे 100 से 125 के झुंड में दिए जाते हैं और वो आपस में चिपके होते हैं। तो अब हमें पता है कि ये टिड्डी का अंडा है, ठीक है, सिस्टोसिरका ग्रिगेरिया का अंडा है, और उस सिस्टोसिरका ग्रिगेरिया जो उसके अंडों का जो समूह है उसको निकाल करके हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, या रसायनों का उपयोग करके नष्ट कर सकते हैं, या हम जैविक जो हमारे कीट हैं, जैसे हमारे जो जैविक पक्षी हैं, मित्र पक्षी हैं, उनका उपयोग करके हम उन अंडों को नष्ट कर सकते हैं। तो अब देखो हमने पेस्ट कंट्रोल कर लिया और करके हमने फसल को बचा लिया। तो ये पेस्ट कंट्रोल करना भी हमने किसकी सहायता से सीखा, डेवलपमेंट बायोलॉजी की सहायता से सीखा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो है वो बहुत अधिक उपयोग है अपने जीवन में, मनुष्य के कल्याण में, मानव के कल्याण में, या यूँ कह सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर में। तो स्टूडेंट अपना ये एक और चैप्टर खत्म हो गया आज। अब हम बात करते हैं नया जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं जनन। अब देखिएगा रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो ये डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक पहला चैप्टर है और जो मुख्य आधार है, क्योंकि डेवलपमेंट बायोलॉजी में जब एम्ब्रियोलॉजी को हम पढ़ते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी की स्टार्टिंग ही रिप्रोडक्शन से होती है, प्रजनन से होती है, जनन से होती है। अब देखिएगा कि इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि भी पहली बात तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो हम केवल लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें एम्ब्रियोलॉजी के अंदर मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, अंग निर्माण, डिफरेंशिएशन, उसके अलावा वृद्धि, ये सारी घटनाएं पढ़नी है तो जो कि लैंगिक जनन के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लैंगिक जनन को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं जनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब री का मतलब क्या होता है, पुनः या वापिस, एक ही बात है। और प्रोडक्शन का मतलब उत्पन्न करना, क्या होता है, उत्पन्न करना या बनाना, एक ही बात है। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, पुनः उत्पन्न करना या वापस बनाना, ठीक है। और यहाँ वापस बनाने का मतलब क्या होता है कि किसी जीव के द्वारा, यदि इसकी साइंटिफिक बात करें, किसी जीव के द्वारा अपने समान नए जीव का निर्माण करना ही जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। अब जनन क्यों जरूरी है, आवश्यक है, जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन करता है। जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन करता है। अब सही बात है ये भी। अब देखिएगा परिभाषा अपने को समझ में आ गई कि मान लो हम एक जीव है या गाय कुत्ता बिल्ली एक जीव है, वो अपने समान नए जीव को बनाते हैं, उनसे जो जीव उत्पन्न होते हैं वो फिर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमारी पीढ़ियाँ चलती हुई आ रही है। तो इसी घटना को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन कहते हैं। यानी अब इसको हम साइंटिफिक देखें तो कहने का मतलब यही है कि किसी की जीव के द्वारा अपने समान नए जीव या नई संतति का निर्माण करना, चाहे वो कोई विधि से करे, संतति नई बननी चाहिए, उस संतति का बनना ही क्या कहलाता है, प्रजनन या जनन कहलाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि जनन करता क्यों है कोई भी जीव, जनन इसलिए करता है ताकि वो अपनी जाति को बनाए हुए रख सके। यदि कोई भी जीव जनन नहीं करेगा तो उसकी वो जाति क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। और जाति लुप्त होने से हम ये कह सकते हैं कि वो जीव जो है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, जनन करता है। अब देखिएगा जनन हर जीव करता है, चाहे वो प्रोटोजोआ जंतु हो, चाहे पोरीफेरा हो, चाहे सिलेंड्रेटा हो, चाहे प्लेटियलेमिंथिस हो, चाहे एस्केलेमिंथिस हो, चाहे एनलिडा हो, चाहे आर्थ्रोपोडा हो, चाहे मोलस्का हो, चाहे काइनोड्रमेटा हो, चाहे हेमिकोर्डेटा हो, चाहे प्रोटोकोर्डेट हो, चाहे कोर्डेटा हो, चाहे वर्टिब्रेट हो, चाहे फिशेज हो, चाहे एम्फीबिया हो, रेप्टाइल हो, चाहे एविज हो, चाहे मेमेलिया हो, सभी जंतु जनन करते हैं। हाँ, जनन करने का उनका तरीका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। सरल जीव भी जनन करते हैं, जटिल जीव भी जनन करते हैं। जैसे कुछ जंतुओं में आप पढ़ के आए हो, जैसे अमीबा में आपने पढ़ा है, उसके अलावा आपने अमीबा के अलावा आपने मेंढक में पढ़ा है, कैंचुए में पढ़ा है। हर जंतु का जनन करने का तरीका क्या रहता है, अलग अलग रहता है। और उसका मकसद एक ही है ताकि वो अपनी जाति को बनाए रख सके, या यूँ कह सकते हैं अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवित रख सके। तो इसलिए वो क्या करता है, जनन करता है। अब यदि हम जनन की बात करें तो जनन जो है वो दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी अलैंगिक और लैंगिक जनन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनको डिटेल में तो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताता हूँ। हिंदी में कहते हैं इसको अलैंगिक जनन और उसको कहते हैं लैंगिक जनन। इसको कहते हैं अलैंगिक जनन, इसको कहते हैं लैंगिक जनन।
अलैंगिक और लैंगिक जनन की बात करें तो एक मैं आज थोड़ा बेसिक बात बताता हूँ। अलैंगिक जनन, अलैंगिक ऐसा जनन जो बिना जननांगों के हो, बिना युग्मकों के हो, बिना निषेचन जैसी क्रियाओं के हो, उस जनन को हम कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पर हम अलैंगिक जनन के अंदर ऐसा कुछ शब्द नहीं बोलते कि ये नरजनक है या मादाजनक है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जननांग नहीं पाए जाते। बिना जननांगों के होने वाला जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। इसका आपने बहुत तरह का उदाहरण आपने देखा होगा, अमीबा जैसे आपने देखा है, ठीक है, पैरामीशियम हमने देखा है। तो इन जंतुओं के अंदर क्या है कि अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन के प्रकार भी आपने पढ़े हैं, जैसे मुकुलन द्वारा, जेम्यूल्स द्वारा, उसके अलावा बहुविखंडन द्वारा, पुनरुद्भवन द्वारा, वो सारे के सारे जनन के कौन से तरीके हैं? अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की यदि हम बात करें तो लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि जो जंतु होता है वो लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं के अंदर लैंगिक जननांग पाए जाते हैं, यानी नर के अंदर वर्षण होते हैं, मादा के अंदर क्या होता है? अंडाशय होते हैं। या यूँ कहते हैं कि नर जननांग वर्षण और मादा जननांग अंडाशय होते हैं, जो कि युग्मक जनन द्वारा शुक्राणु और अंडाणु यानी गैमीट्स का निर्माण करके नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। वो जनन कौन सा होता है? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, बंदर के अंदर होता है। और लैंगिक जनन के द्वारा अलैंगिक जनन में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, जबकि लैंगिक जनन के द्वारा आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो आज की अपनी क्लास जो है वो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।